हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन पॉइंट 45 में। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखेंगे, जो कि एडुटेरिया का हम लोग एडुटेरिया प्रकाशक का हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। वॉल्यूम 1 है। 13 प्रैक्टिस सेट नंबर देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 12 तक लगा रखा है। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए और चैनल पर कंटिन्यू बने रहें, ताकि इससे इस एग्ज़ाम से रिगार्डिंग मैं आपको हर प्रकाशक का आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा दोस्तों। और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चलिए चलते सीधे प्रश्न को जाने से पहले एक अनुरोध है कि जो भी चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए चलते प्रश्न की ओर, प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का। तो फ्रेंड, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13 से। सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार सेशन को आपसे अनुरोध है कि लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 1 देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से 1909 का मार्ले मीटो सुधार जो आया था, इसी में आपको भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट को भी इसमें हम लोग नोट करेंगे। इसमें देखिएगा, पूछता है दोस्तों कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। इसमें जो है कि दोस्तों मार्ले और मिंटो जो हैं, ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं। मार्ले जो थे, इनमें से ये आपको भारत के राज्य सचिव इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, और वहीं लॉर्ड मिंटो जो थे आपको भारत के वायसराय थे। इसको भी ध्यान में रखेंगे, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, संविधान की विशेषताएं और उनके स्रोत में से कौन सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है, इनमें से पूछ रहा है। तो दो का हम लोग देखेंगे, इनमें से कौन सा सही है। तो देखिएगा, विधि का शासन अमेरिका के संविधान से, देखिएगा विधि का जो शासन है ये गलत हो जाएगा। विधि का शासन ये ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति कनाडाई संविधान, ये भी नहीं होगा। सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है आपको। सदनों की संयुक्त बैठक, ये आपका सही है 3 नंबर। और समानता और बंधुता फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है, यह भी सही है। तो देखिएगा, आपको इसमें 3 एवं 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका 2 का सी हो जाएगा दोस्तों। सी राइट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला राइट हो जाएगा। सी 3 एवं 4 सही है। तो यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों कि विधि का जो शासन जो है ये, जैसा कि हमने बताया, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ब्रिटेन, याद रखेंगे, ब्रिटेन से लिया गया है। और राष्ट्रपति चुनाव पद्धति जो लिया गया है, ये आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो 1 और 2 गलत हो जाएगा, इसमें से 3 4 सही था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ का आपको राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ भी आपको सुमेलित करना है। 3 का आपको राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत लगाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के अंतर्गत होता है, यह भी बिल्कुल सही है। और संसद का सत्र सत्रावसान तथा भंग करना अनुच्छेद 85 के अंतर्गत, यह भी बिल्कुल सही है। तो देखिएगा, आपको 1 2 3 4 आपको सीधे सीधे दिया हुआ है यहाँ पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 का ए ही हो जाएगा यहाँ से सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विधानसभा में सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। देखिएगा, विधानसभा में पूछ रहा है कि राज्य के जो विधानसभा होता है उसमें अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो 4 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा बी यहाँ से राइट हो जाएगा दोस्तों। अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 आपको होती है। न्यूनतम आपको कम से कम विधानसभा में आपको 60 संख्या होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 500 हो सकती है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ से, निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निर्वाचन आयोग के संबंध में पूछ रहा है, कौन सा कथन में से गलत है। तो 5 का आपको राइट आंसर देखेंगे। देखिएगा, संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 29 के बीच निर्वाचन आयोग का वर्णन है, ये बिल्कुल सही है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता है, यह भी सही है। और निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्षों की अवधि या 62 वर्ष की उम्र दोनों में से जो पहले हो के लिए पद धारण करते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। तो यही आपका इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ 62 नहीं 65 होता तो ये आपको सही हो जाता, ठीक है, याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। संसद के कौन से अनुच्छेद के तहत पूछ रहा है कि दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए जो भेजा जाता है, अनुच्छेद कितना के अंतर्गत है। तब को 6 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 111। कितना? अनुच्छेद 111 के अंतर्गत है। 106 अनुच्छेद क्या कहता है, देखिएगा मैं प्रश्न जो भी आपको करवाता हूं दोस्तों, 2 से 3 प्रश्न इनमें से आपको एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, जो कि काफ़ी आपके महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, इसको देखते हैं लास्ट तक, आपको सभी सेट को देखिएगा, काफ़ी आपको इससे अच्छी रिवीजन होगी आपकी एग्जामिनेशन के लिए। देखिएगा यहाँ ध्यान देंगे, 106 अनुच्छेद जो है ये आपको संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते से संबंधित है। संसद जो होते हैं उसके सदस्य, उनके वेतन और भत्ते से संबंधित है अनुच्छेद 106। और यहाँ पर लास्ट में देखिएगा 109 जो देता है आपको, अनुच्छेद 109 ये संबंधित है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 121 अगर वहीं पूछता है तो संसद में चर्चा पर निबंधन के लिए ये आपको संबंधित है, निर्बंधन के लिए। और 111 तो ये आपको जान ही गए कि विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति के लिए है ये आपको। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पर यानी कि गलत की पहचान करना है। तो 7 का देखेंगे हम लोग, यह समितियां कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये सही है। या विभिन्न विभागों के द्वारा जारी किए गए खर्चों, भ्रष्टाचार के मामलों आदि की जांच करती है, ये भी सही है आपका। सी ऑप्शन देखते हैं हम लोग, समितियां केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत रहती है, ये गलत हो जाएगा आपका। यह समितियां सदन के दैनिक कार्यों में भी भूमिका निभाती है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से गलत है, यही आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित अनुसूचिया में निम्नलिखित सही सम्मिलित नहीं है। देखिएगा इनमें से आपको वही गलत की ही पहचान करना है, इनमें से कौन सा यानी कि गलत है कि इनमें से। 8 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि दूसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित है, ये वाला आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, यह भी बिल्कुल सही है। चौथी अनुसूची क्या कहता है, विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, यह भी आपका बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन कहता है यहाँ पर कि 5वीं अनुसूची जो है आपको कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, ये आपको गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, यही आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, ये 5वीं अनुसूची जो बता रहा है यहाँ पर कि असम, मेघालय, ये आपको 6ठी अनुसूची का है ये, तो इसलिए आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, 5वीं अनुसूची में क्या है, 5वीं अनुसूची में कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका देखिएगा मैं एक तो आपको दोस्तों ट्रिक बताता हूँ इस तरह का, देखिएगा SPORT ये लिख लीजिएगा ट्रिक। ठीक है, SPORT, एस से आपको देखिएगा पहली अनुसूची में ये आपको, एस से आपको स्टेट से संबंधित है, ये आपको पी से यानी कि पेंशन होता है, पेंशन से संबंधित है, पेंशन भत्ते से, ये दूसरी अनुसूची में कहता है। देखिएगा इसमें दिया हुआ ना, पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ते, दूसरा अनुसूची। ओ से हो जाएगा ओ यानी कि शपथ। ठीक है, ओ यानी कि शपथ से संबंधित है, ये तीसरी अनुसूची में कहता है। तीसरी अनुसूची में देखिए यहाँ पर दिया है पदाधिकारियों की ली जाने वाली शपथ से संबंधित है। आर से हो जाएगा आपको SPOR, आर से हो जाएगा देखिएगा ये चौथी अनुसूची है, इसमें जो है कि केंद्र शासित और राज्य, आर से SC ST, ठीक है, राज्य हो जाएगा, आर से राज्य हो जाएगा, राज्य मिला लीजिएगा आप लोग, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व संबंधित है, इसे इस तरह से। टी से यहाँ पर देखिएगा ये आपको 5वीं अनुसूची आ जाता है, ये SC ST से संबंधित है यहाँ पर। जैसा कि हमने इसमें बताया आपको कि इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। तो ये 5 आपका अनुसूची इस तरह से आपको ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं, स्पॉट लिख लीजिएगा आप लोग। और यहाँ पर 6ठी अनुसूची में जो दिया है, ये 6ठी अनुसूची का ये यहाँ पर दिया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ से हम लोग कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा। 9 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अगर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है स्पीकर एब्सेंट है तो कौन करेगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है कि उसकी अध्यक्षता करेगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सिंधु सभ्यता संबंधित है, ध्यान दीजिएगा सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। 10 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु सभ्यता।
सैंधव सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता को ही कहा जाता है। ये आदि ऐतिहासिक काल से सक्रिय सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, इसलिए आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर वैदिक नदियाँ यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर आधुनिक नाम उसका दिया गया है नदी का। तो इसका आपको राइट आंसर देखेंगे हम लोग कुंभा। कुंभा कौन सी आधुनिक नदी का नाम है? ये आपको काबुल से इसको मिलान कर दीजिए। काबुल की नदी का कुंभा आपको ये वैदिक नदियाँ हैं, आधुनिक नाम है। परुसरणी ये रावी नदी की हो जाएगी। ठीक है, सदानीरा ये आपको गंडक हो जाता है, गंडक का है ये नाम पुराना। शतुद्री ये आपको सतलज का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार आपको यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? इनमें से कौन सा विकल्प गलत के बारे में पूछ रहा है कि बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार के अनुसार। तो 12 का आपको राइट आंसर देखेंगे मिलिंद पन्हो, नागसेन के द्वारा जो उत्तर दिया गया था, ये मिलिंद पन्हो इनके बुक है, ये आपको बिल्कुल सही है। माध्यमिका कारिका, देखिएगा माध्यमिका कारिका ये आपको नागार्जुन का ही है, बिल्कुल सही है। ये भी अभिधम्य कोश है, अभिधम्य कोश जो है आपको वसुबंधु, ये भी आपको बिल्कुल सही है। विशुद्धिमग्ग और अश्वघोष ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपको डी राइट हो जाएगा। 12 का आपको 4 हो जाएगा। ठीक है, डी अभिधम्य कोश जो है कि अभिधम्य कोश है, और ये तो हो गया वसुबंधु। और विशुद्धिमग्ग जो है कि आपको अश्वघोष का नहीं बुद्ध घोष का है। किसका है? इसका नाम याद रखेंगे, बुद्ध घोष। ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे। विशुद्धिमग्ग जो है कि बुद्ध घोष से संबंधित है, रचनाकार हैं इसके। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था। देखिएगा, काफ़ी अच्छे प्रश्न है कि किस विद्वान का ये मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था। तो 13 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार। यह इनका जो ये बुक लिखा हुआ है, ठीक है, तारीख़ फिरोज शाही। ठीक है, बर्नी की प्रसिद्ध पुस्तक है तारीख़ फिरोज शाही, इसको भी याद रखिएगा आप लोग साथ साथ। एवं फतवा ए जहांदारी, ये जो बुक लिखा था, तो बर्नी का मानना था कि बाजार नियंत्रण का उद्देश्य, एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था, क्योंकि अधिकांश व्यापारी हिंदू थे एवं मुनाफाखोरी से वे आम जनता का शोषण करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ? इनमें से सबसे पहले कौन सा विद्रोह हुआ? बंगाल का सिपाही विद्रोह, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, कच्छ का विद्रोह या कोल विद्रोह? 14 का देखिएगा, हम लोग इसको डेट के अनुसार हम लोग जानेंगे कि कौन पहले हुआ। तो देखिएगा, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह जो हुआ था, ये आपको कब हुआ था पहले जानेंगे, 1806 ईस्वी में। ये हुआ था जाकर के 1806 ईस्वी, वेल्लोर का युद्ध। कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 है, 1819 से 31 तक चला। ठीक है, कोल विद्रोह 1831-32, 1831-32। ठीक है, इसके साथ आपको देखिएगा बंगाल का जो सिपाही विद्रोह हुआ था, ये आपको 1764 ईस्वी में हुआ था। कब? 1764 ईस्वी में। तो इस प्रकार देखिएगा 1764 में आ रहा है, तो पहला ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर आपको राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है? देखिएगा, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है, ये आपको 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टेलर और आउट्रम ने कहा था। किसने कहा था? टेलर और आउट्रम ने कहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, तो 16 का आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो लॉर्ड मिंटो को माना है। देखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है, इसलिए कि लॉर्ड मिंटो को प्रोत्साहन से ही मुस्लिम लीग का गठन 1906 में किया गया था। लॉर्ड मिंटो के प्रोत्साहन से ही। साथ ही पृथक निर्वाचन मंडल भी इनकी ही देन थी, और इन्हीं दोनों के कारकों ने राष्ट्रीय आंदोलन में मतभेद उत्पन्न किया, जिससे अंततः देश का विभाजन हुआ। तो ये आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का मानना है कि पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो ही था। अगला प्रश्न है आपका कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं थे? कौन सम्मिलित नहीं थे मद्रास महाजन सभा की स्थापना में?
17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एमजी रनाडे, ये आपको सम्मिलित नहीं थे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी अगर पूछ देगा प्रश्न दोस्तों, तो 1884 डेट याद रखेंगे, कब, 1884 ईस्वी में। जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चार्लू एवं वी राघवाचारी के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये भी थे, ये भी थे और ये भी थे, ये तीनों के द्वारा आपको स्थापना मद्रास महाजन सभा का 1884 ईस्वी में इन्होंने मिलकर के किया था, लेकिन एमजी रनाडे नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। ध्यान दीजिएगा कि किस घटना के बाद बता रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालयी जैसी भूल बताई थी। कौन सा आपको, चौरी चौरा कांड, खेरा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह या राजकोट सत्याग्रह? 18 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा आपका। चौरी चौरा कांड जो हुआ था ये कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना घटी थी। कब, याद रखिएगा छोटा डेट के साथ, 5 फरवरी 1922 ईस्वी, याद रखेंगे। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा जो ये घटना घटी थी हुई थी और लास्ट में अंततः आपको गांधी जी ने इससे परेशान होकर के 11 फरवरी को ये इसको आपको स्थगित कर गया था, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है। देखिएगा भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है। 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिरोजपुर। ठीक है, 23 मार्च 1931 ईस्वी को याद रखेंगे डेट भी इनका कि 23 मार्च जो शहीद दिवस मनाया जाता है, 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को तीनों क्रांतिकारियों को एक साथ फांसी की सज़ा दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ठीक है, ये आपको इनकी समाधि कहाँ स्थित है, स्मारक कहाँ स्थित है भगत सिंह की, तो फिरोजपुर जगह याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था। बिहार का कौन सा शासक भाग लिया था अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में? 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सक्र सिंह। यहाँ याद रखेंगे, सक्र सिंह। अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के सक्र सिंह ने भाग लिया था। सक्र सिंह दरभंगा का यह शासक था जिसे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल ने बंदी बना लिया था। बाद में सक्र सिंह अलाउद्दीन का से समझौता हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर 21 का डी हो जाएगा, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? ध्यान दीजिएगा, काला सागर और मरमरा सागर को कौन जोड़ता है? 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बास्पोरस जलडमरू मध्य। बास्पोरस जलडमरू मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है कब? देखिएगा दक्षिणी गोलार्ध में पूछ रहा है। 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन जो है कि मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं क्योंकि दक्षिणी ध्रुव उसकी ओर झुका रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग इसके साथ कि दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को पूछ रहा है कि क्या कहते हैं हम लोग, तो 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। या तो फिर कह दे कि दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को, या जो को उठा हुआ भाग होता है उसके किनारे किनारे भाग जो नीचे धंस जाता है उसको क्या कहते हैं, तो ब्लॉक पर्वत कहते हैं। 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है? देखिएगा 25 का ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपको राइट हो जाएगा दोस्तों, बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृतिका की मात्रा कम होती है। यानी कि दोमट मिट्टी जो होती है उसमें बालू का कण जो होता है उसको अधिक मात्रा में होता है और मृतिका जो कि मिट्टी की मात्रा उसमें कम होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, 26 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पवन का नाम है और देश है। ठीक है, सांता आना। देखिए सांता आना जो है कि कैलिफोर्निया में चलती है, ये आपको सही है बिल्कुल। ठीक है, सांता आना जो है आपको दक्षिण कैलिफोर्निया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। हबूब क्या है, ये सूडान में चलता है, ये भी आपको सही है, हबूब भी। ठीक है, हबूब जो है कि सूडान में चलने वाली धूल भरी शुष्क पवन को कहते हैं हम लोग।
ठीक है। यामो जापान में चलने वाली, ये भी बिल्कुल सही है। यामो आपको जापान में चलता है। यामो जापान में चलने वाली गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। वहीं मिस्ट्रल जो कहता है ऑस्ट्रेलिया, ये आपको बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। मिस्ट्रल के अगर हम लोग बात करें तो मिस्ट्रल आपको स्पेन और फ्रांस में, ठीक है, वैसे स्पेन और फ्रांस को प्रभावित करने वाली, ये आपको भूमध्य सागर की और उत्तर और पश्चिम की भाग में चलने वाली ये ठंडी ध्रुवीय स्थानीय पवन है मिस्ट्रल। स्पेन और कहाँ है देखिएगा, मैं लिख देता हूँ इसको, स्पेन तथा फ्रांस में चलती है। और अगर ऑस्ट्रेलिया की अगर बात कर दी जाए तो यहाँ पर आपको एक ब्रिक फील्डर नाम की एक चलती है, ठीक है, ब्रिक फील्डर स्थानीय पवन वहाँ चलती है, ये आपको ऑस्ट्रेलिया में याद रखिएगा। एक विली विली भी चलती है, ऑस्ट्रेलिया की भी है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर देखिएगा भी, यहाँ भी सम्मिलित नहीं के बारे में पूछा है। तो 27 का ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे। बहरीन की मुद्रा का नाम क्या है? तो बहरीन की मुद्रा का नाम दिनार, बिल्कुल सही है, दिनार चलता है बहरीन में। मंगोलिया में क्या चलता है? तुगरिक चलता है, बिल्कुल सही है। मलेशिया में क्या चलता है? रिंगिट चलती है, वहाँ भी रिंगिट चलता है, सही है। इजराइल में डॉलर, ये आपको गलत है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। इजराइल में आपको डॉलर नहीं चलता है, इजराइल में न्यू शेकेल चलता है। क्या चलता है? न्यू शेकेल, याद रखिएगा, न्यू शेकेल चलता है यहाँ पर इजराइल में। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल क्या है? ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी जो है कि अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल पूछ रहा है, कहाँ से निकलती है? ये आपको मुहाना हो गया, ठीक है, सिंधु नदी का अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो उद्गम क्या होना चाहिए? 28 का ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा दोस्तों, कैलाश हिमानी, ठीक है, कैलाश हिमानी सिंधु अरब सागर में गिरती है और उद्गम स्थल कैलाश हिमानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा दे रखा है खेतरी का, मतलब खेतरी से कौन सा, मतलब कि इसमें धातु निकाला जाता है, ये खनन केंद्र दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, तांबा, खेतरी से आपको तांबा निकलता है, बिल्कुल सही है। नेवेली लिग्नाइट, बिल्कुल सही, ये भी हो जाएगा आपको। जादूगोरा ये आपको देखिएगा, जादूगोरा, इसमें से देखिएगा जादूगोरा यूरेनियम के लिए फेमस है और कुद्रेमुख लोहा के लिए फेमस है। तो इस प्रकार आपको 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, यहाँ से आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है, गरीबी रेखा से नीचे के लिए कार्यक्रम। तो 30 का ऑप्शन नंबर यहाँ से राइट हो जाएगा दोस्तों, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ये आपको सम्मिलित नहीं है गरीबी रेखा से नीचे के लिए कार्यक्रम में। ये आपको राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, अन्नपूर्णा, और ये आपको दोनों सम्मिलित है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखेंगे हम लोग, बी यहाँ से राइट हो जाएगा, मोहम्मद यूनुस, ठीक है। स्वयं सहायता समूह का विचार बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के दिमाग की उपज थी। स्वयं सहायता समूह और माइक्रो फाइनेंस हाल ही में गरीबी उन्मूलन, जिन्होंने 1976 में ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की शुरुआत की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा, बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? तो 32 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखेंगे यहाँ से हम लोग, यहाँ पर 32 नंबर देखिएगा, 32 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। यानी कि मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत पूछ रहा है। 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, परिवार नियोजन आपको सम्मिलित नहीं है। इनमें से आपको देखिएगा आता है आपको यह पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य, ये शिक्षा, ये तीनों आपको जो है कि समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आपको सम्मिलित है, लेकिन परिवार नियोजन नहीं आता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, इनमें से कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है कि कब आरंभ हुआ, यानी कि शुरू हुआ? 34 का सी हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। 2011 में देखिएगा, 2011 भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था, ठीक है। देश में कृषि कार्यक्रम और संचार की प्रणाली में सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि के उद्देश्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया था। इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग।
अगला प्रश्न है कि काली क्रांति किससे संबंधित है। काली क्रांति पूछ रहा है। 35 का ऑप्शन नंबर देखिएगा सी हो जाएगा, कोयला उत्पादन से संबंधित है। आपको देखिएगा वहीं मत्स्य उत्पादन अगर पूछता है तो आपको ये मछली उत्पादन से याद रखिएगा संबंधित होता है। छत्तीस नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 से भारत का स्थान क्या है। ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में यानी कि भुखमरी में पूछ रहा है कि भारत का स्थान कौन सा है इनमें से। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा बी हो जाएगा 111। ठीक है, 111वां स्थान है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान। अगला प्रश्न देखेंगे 37 नंबर के रसायन क्षेत्र में 2023 के लिए निम्नलिखित में से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, यानी कि इसमें से 3 को दिया गया है, 1 को नहीं दिया गया है। किसको? लुई ई ब्रूस, मोंगी जी बावेडी, एलेक्सी एल एकिमोव, डू विसमैन। देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से आपको 37 के अनुसार आपको डी आपको राइट हो जाएगा। डू विसमैन को नहीं मिला है। ठीक है, डू विसमैन को नहीं मिला है, ये आपको ये अर्थशास्त्र इसमें मिला है आपको चिकित्सा के क्षेत्र में। डू विसमैन शायद उनमें आ जाते हैं ये। रसायन के क्षेत्र में देखिएगा मोंगी जी बावेडी ये फ्रांस के रहने वाले हैं, और लुई ई ब्रूस ये यूएसए के अमेरिका के रहने वाले हैं, और एलेक्सी एल एकिमोव ये आपको जाकर के रूस के रहने वाले हैं। इन तीनों को सम्मानित किया गया है केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2023 में नोबेल पुरस्कार से। याद रखिएगा इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी आपको गलत है, ये आपका राइट हो जाएगा डी। अगला प्रश्न एशियन गेम्स 2023 में भारत में अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है। किस खेल में? 38 का ऑप्शन नंबर यहाँ से आपको ए हो जाएगा दोस्तों, शूटिंग खेल में जीता है। किसमें? शूटिंग खेल में। 39 नंबर प्रश्न है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है। देखिएगा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा आपको 23 सितंबर को, 39 का आपको बी राइट आंसर हो जाएगा, 23 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं देखेंगे हम लोग 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। और इससे पहले 1 दिन पहले 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस। और 2 दिसंबर के बाद 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस, यानी कि दिव्यांगजन दिवस भी पूछ देगा तो 3 दिसंबर। ठीक है, और नौसेना दिवस अपना 4 दिसंबर को मनाया जाता है, नौसेना दिवस। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे इसका 40 नंबर के संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है। 40 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, 6.7%। कितना? 6.7% है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत कौन से राज्य के द्वारा किया गया है। आपको अपने बिहार के द्वारा ही। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको BBI लगा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग BSSC के स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार से रिगार्डिंग जो भी प्रश्न आता है वो आपको इंपॉर्टेंट उसको रखिएगा। ठीक है, मार्क करके। ठीक है, तो बिहार से आपको ये हुआ है कि महिला उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य से? बिहार से हुई है। इसमें जो है कि महिलाओं को नया रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख की राशि प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। 10 लाख रुपया, इसको पैसा भी याद रखिएगा। कितना? 10 लाख। पैसा भी आपको प्रश्न बना करके पूछ सकता है। 42 नंबर देखेंगे हम लोग प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सतत विकास रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। सतत विकास रिपोर्ट 2023 में 42 का ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, फिनलैंड आपको प्रथम स्थान पर है। इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। सतत विकास रिपोर्ट 2023 में फिनलैंड पहले स्थान पर है। इसमें अगर भारत का स्थान पूछ देगा दोस्तों तो 112 याद रखिएगा। ठीक है, 112 यहाँ पर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक 2023 में कहाँ आयोजित किया गया है। 43 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दावोस। दावोस कहाँ पड़ता है? ये स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड में आपको ये इसकी बैठक की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है। ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर। 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शाहरुख खान। याद रखेंगे आप लोग, शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, चुना गया है ICC विश्व कप 2023 के लिए। किस मंत्रालय के द्वारा साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा? तो 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, कृषि मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, वे वान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। वे वान थुओंग कौन से देश के राष्ट्रपति नए बने हैं। 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, वियतनाम के ये बने हैं। कहाँ के? वियतनाम के।
अगला प्रश्न देखेंगे कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। सर्वाधिक वनावरण वाला पूछ रहा है कि आपको प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। तो 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश से। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है आपको मिजोरम। ठीक है, उसके बाद आपको आता है मिजोरम के बाद आता है जाकर के अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद आता है मेघालय। ध्यान दीजिएगा, आपको अगर इसमें पूछेगा देखिए इसमें से मिजोरम का यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए आपको दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आता है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर मेघालय आता है, ये तीसरे नंबर पर आता है, और मिजोरम पहले स्थान पर, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि केंद्र सरकार के द्वारा 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने का केंद्र सरकार के द्वारा 48 का बी हो जाएगा, ये 2030 तक ये टारगेट रखा गया है। कब तक? 2030 तक। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि पुस्तक द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन के लेखक कौन है। ध्यान दीजिएगा, द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन के लेखक कौन है। तो 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, रूपा पाई। इसके लेखक कौन है? रूपा पाई। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन के लेखक। अगला प्रश्न, 21वीं एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 21वीं एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, कतर में किया जाएगा। कहाँ? कतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब प्रकाश जो है आपको दूसरे माध्यम में अगर प्रवेश करती है तो उसके तरंगदैर्घ्य पर आपको क्या इफेक्ट पड़ेगा। 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिवर्तित हो जाता है तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तरंगदैर्घ्य। जब कोई प्रकाश वायु से कांच या एक के माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति समान रहती है, उसकी आवृत्ति जो होती है, फ्रीक्वेंसी समान रहती है, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य एवं वेग में परिवर्तन हो जाता है। प्रकाश का अधिकतम वेग निर्वात में होता है कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, याद रखेंगे। 52 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, टोटल 7 मूल मात्रक हैं। आप लोग को याद होगा, पढ़े होंगे तो 7 मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया और 2 संपूरक मात्रक है। इसमें से 7 आपको जो मूल मात्रक है कौन कौन है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, सारे को याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक क्या है। तो ऑप्शन नंबर 53 का देखेंगे हम लोग क्या है। यहाँ से देखिएगा, ऑप्शन नंबर देखिएगा, लिटमस, हल्दी, वनीला और लौंग, ये चारों हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फाइबर ऑप्टिक्स जो है कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सी आपको राइट आंसर हो जाएगा, संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के ये सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए पूछ रहा है। तो 55 का ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड का हम लोग यूज़ करते हैं बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए। अगला प्रश्न है कि मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है, यानी कि गलत की पहचान करना है मेढक के संबंध में। 56 का आपको राइट आंसर देखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है। कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है, ये आपको असत्य कथन है मेढक के संबंध में। त्वचा से सांस लेता है मेंढक, ये सही है आपका 56 में। फिर है जाके शीत रक्त प्राणी है, सही है, यह उभयचर वर्ग के अंतर्गत आता है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से गलत है, यही आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है। काफ़ी अच्छे प्रश्न है ये कि कौन सा आपको केमिकल होता है जो रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में आपको मिलाया जाता है, उसमें जिससे भागता है मच्छर। 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एलिथ्रीन। ठीक है, एलिथ्रीन उसमें मिला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है। एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है। 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1000 किलो CO2। ठीक है, 1000 kg CO2 होता है इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है। मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा जो है कि ऑक्सीजन होता है।
59 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 65%, यानी कि हमारे शरीर में जो आपको ऑक्सीजन की जो मात्रा पाई जाती है टोटल 65% पाई जाती है। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। 60 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग के निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर। तो देखिएगा, मैग्नीशियम आतिशबाजी के लिए आपको मिलाया जाता है, इसमें सही है ये। मैग्नीज फर्टिलाइजर सही है। टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब बिल्कुल सही है। तांबा गैल्वेनिकलन ये गलत है। तो 60 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि आपको इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है। फास्फोरस का कौन सा अपरूप है वो जिसको अंधेरा एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है, यानी खुद से आपको वो जल उठेगा। 61 का आपको देखिएगा बी हो जाएगा आपको श्वेत फास्फोरस। ठीक है, सफ़ेद फास्फोरस को अगर हम अंधेरे एवं वायु में रखेंगे खुले जगह पर तो आपको खुद से ये जलने लगता है। ठीक है, देखिएगा इसमें कि श्वेत फास्फोरस जो है कि ये अंधेरे में आपको और वायु में अगर रखने पे उसमें से पीला हरा प्रकाश उत्सर्जित होता है और सफ़ेद धूम्र बनते हैं, जिनकी गंध जो है कि गंध कैसी होती है, लहसुन के जैसी। याद रखेंगे जिसकी गंध कैसी होती है, लहसुन की जैसी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। अम्ल वर्षा में सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है। 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा H2SO4। ठीक है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल में। अगला प्रश्न देखेंगे कि सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है। कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित आपको नहीं होती है सांस लेने के दौरान, सांस लेने और छोड़ने के दरमियान। 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस पर ध्यान देंगे दोस्तों हम लोग कि जैसे सांस हम लोग लेते हैं और छोड़ते हैं, तो देखिएगा नाइट्रोजन जो है कि आपको वायुमंडल में जो 78% है, तो आपको 78% हम लोग अंदर लेते हैं और छोड़ भी देते हैं उतना ही। ठीक है, 78%। अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो हम लोग 21% अंदर लेते हैं। कितना लेते हैं जानते होंगे आप लोग, जैसा कि 21% लेते हैं, और जब छोड़ते हैं हम लोग सांस में तो कितना परसेंट, 4% अंदर ऑब्जर्व करके आपको 17% यहाँ पर आपको छोड़ते हैं हम लोग। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि 0.03% है, 0.03% हम लोग लेते हैं, तो आपको इसके बदले में छोड़ते कितना है, ये 4% छोड़ देते हैं हम लोग, निकालते हैं। इसलिए आपको राइट आंसर यहाँ से आपको बी हो जाएगा, नाइट्रोजन। कि सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है, तो नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। सबसे छोटी हड्डी की बात किया जा रहा है, तो 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टेपीज। ये आपको कहाँ पाई जाती है, कान में। याद रखिएगा, कान में आपको ये सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज पाई जाती है, जो कि मनुष्य के कान में पाई जाती है। देखिएगा कान में एक और पिन्ना एक भाग है। यह भी आपको ये प्रश्न एग्जामिनेशन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। पिन्ना ये आपको किस चीज़ का, शरीर के कौन से अंग का भाग है, तो कान का है भाग। याद रखेंगे आप लोग इसको भी। ठीक है, फीमर ये जांघ की हड्डी है, जो कि सबसे बड़ी हड्डी कहलाती है ये, इसको भी याद रखेंगे। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, जो कि कान की हड्डी होती है। फीमर ये जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। 65 का बी हो जाएगा दोस्तों, NaOH। ठीक है, NaOH कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 66 नंबर, निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है। पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है। 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरेनियम। कौन सा है, यूरेनियम। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन तना का उदाहरण नहीं है। तना का उदाहरण कौन नहीं है। 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शकरकंद। ठीक है, शकरकंद जो है कि ये तना का उदाहरण नहीं है। देखिए आलू, गन्ना, अदरक ये सब तना का उदाहरण है, जबकि आपको शकरकंद तना का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है जाकर के, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं। 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोगों को। अगर जो पोषक तत्व हमारे शरीर को जो चाहिए, अगर पोषक तत्वों की कमी के कारण जो रोग उत्पन्न होता है, उसे ही हम लोग अभावजन्य रोग कहते हैं। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। मलेरिया से कौन सा अंग इफेक्ट करता है हमारे शरीर का। सी हो जाएगा दोस्तों, RBC व तिल्ली दोनों होता है। देखिएगा मलेरिया से प्लीहा यानी कि स्प्लीन, याद रखिएगा। प्लीहा यानी कि स्प्लीन जो है कि आपको प्रभावित होने वाला अंग है। और यहाँ देखिएगा गुर्दा जो आपको किडनी का जो सबसे छोटी इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, इसको याद रखिएगा।
इसमें याद रखेंगे जो पीलिया और ये तिल्ली जो है, इसमें जो जिसमें इसका आकार बढ़ जाता है, ये प्रभावित होने वाला अंग है मलेरिया से। मलेरिया जो है कि प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है। इसका वाहक कौन होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर होता है इसका वाहक। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं? वो संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, वे संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? इनमें से आनुवंशिक रोग नहीं पूछ रहा है, कौन सा है? डिमेंशिया, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम या वर्णांधता। 71 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, डिमेंशिया। ठीक है, इसमें से देखिएगा हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम और वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं, ये तीनों आपको आनुवंशिक रोग है, जेनेटिक रोग है ये सब। लेकिन डिमेंशिया जो है ये आपको आनुवंशिक रोग नहीं है। ये डिमेंशिया एक मस्तिष्क का रोग है जो प्रायः याददाश्त की समस्याओं के साथ शुरू होता है, बाद में यह मस्तिष्क के अन्य भागों को प्रभावित करने लगता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है कौन? 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जो है कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी देता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 73 नंबर की, भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली अश्रु गैस कौन सी गैस है? अश्रु गैस जो होती है इनमें से कौन सी गैस है भीड़ नियंत्रण हेतु में प्रयोग में लाई जाने वाली? 73 का देखिएगा सी हो जाएगा, अमोनिया यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अश्रु गैस के मानव के आँख के संपर्क में आने से जलन होती है और आंसू टपकने लगता है आँख से। ठीक है, अगला प्रश्न है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है? शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर के कहाँ आपको भंडारित रहता है? 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लीवर में। कहाँ? लीवर में, यकृत में आपको भंडारित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर और इस सेट का अंतिम प्रश्न है कि H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? ध्यान दीजिएगा, H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण पूछ रहा है कि कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, तो 75 का आपको ए हो जाएगा, बर्ड फ्लू। देखिएगा यहाँ पर आपको सूत्र ये शायद गलत दिया है, H9N2 तो H5N1 होता है, H5N1 होता है, ये भी होता है दोनों, ये भी होता होगा। ठीक है, इसको कमेंट भी करके आप लोग बताएंगे कि क्या सही है। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, H9N2 एवं देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ भी है कि H9N2 एवं H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस ए जो है आपको ए का दुर्लभ प्रकार का वायरस है। दोनों ही वायरस एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू रोग का कारण है। देखिए ये आपको यहाँ पर सही है बिल्कुल। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस जो है इसके कारण जो है आपका H9N2 और H5N1 जो है कि आपको ये बर्ड फ्लू का ये है भाग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि ये सेशन भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।